आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ, जिनकी रचनाओं जिनकी जीवनी को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मुजफ्फरपुर बिहार से आदरणीय चांद जी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएं और अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुस्कान केसरी जी एंड एमएस केसरी पब्लिकेशन की आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना परिचय दे सकूं। मेरा नाम चांद कुमार है, पर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। और अपना परिचय देने के साथ साथ मैं अपनी चार पंक्तियां भी रखना चाहूंगा, क्योंकि एक शायर का परिचय उसकी पंक्तियां ही होती हैं। तो बिल्कुल। ये शायर का पहला मतलब कुछ यूं था कि तेरे ना मिलने का मलाल कब तक करें, जहन में जो सवाल है कितनी बार और कब तक करें, एक ही जिंदगी है और तू अब तक ना लौटा, यार तू ही बता हम तेरा इंतजार कब तक करें। इसी के साथ मेरा नाम चांद सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ इस इंटरव्यू में। वाह! बहुत ही शानदार परिचय, बहुत ही संक्षिप्त में आपने अपना परिचय दिया, लेकिन जो आपकी पंक्तियाँ थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, शानदार थी, जो हमारे श्रोताओं के दिल जीत ली। जैसा कि हमें आपके परिचय से पता चला है कि आपका जन्मस्थली मोतिहारी रही है और आप वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले में हैं। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों जिला के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि अगर वो हमारे इन दोनों जिला में आते हैं तो उन्हें क्या-क्या घूमने को मिल सकता है और क्या दोनों जिले की प्रसिद्ध व्यंजन है जो उन्हें खाने के लिए भी मिल सकती है? सबसे पहले मोतिहारी की बात करूं तो मोतिहारी में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक, आप अगर मोतिहारी घूमने आए तो सबसे पहले बौद्ध स्तूप जरूर घूमें, जिसका इतिहास काफी पुराना रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना इतिहास है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। और अगर आप मोतिहारी आते हैं तो आप चकिया आना ना भूलें, केसरिया आना ना भूलें। केसरिया के एक शिव मंदिर है जिसका नाम है केश्वरनाथ, जहाँ से बड़े दूर दूर से लोग जल अर्पण करने आते हैं सावन के दिनों में। और बात रही मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर तो अपनी दिलो जान है। अगर आप मुजफ्फरपुर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। मुजफ्फरपुर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि लीची का असली स्वाद क्या होता है। मुजफ्फरपुर सिर्फ जगह नहीं है, मुजफ्फरपुर आपको आने के बाद पता चलेगा कि आखिर आप यंग एज में जीते क्या हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। मतलब जिंदगी जीने का जो सलीका होता है वो आप मुजफ्फरपुर में आने के बाद जान सकते हैं, जो मैंने खुद सीखा है, जो मैंने खुद रियलाइज किया है मुजफ्फरपुर आने के बाद। बहुत ही बेहतरीन। तो अगर आप जब मैं मोतिहारी आ रहे हैं या फिर मुज़फ्फरपुर आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान दें जो चाँद जी ने कहा है। तो चाँद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप युवा साथी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में साहित्य में क्या युवा बहुत रुचि रखते हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता युवा रुचि रखते हैं, या ये भी कह सकता हूँ कि रुचि रखते हैं तो वो टैलेंट को नहीं देखते, वो ज्यादा करके देखते हैं कि हाँ क्या बोल रही है। अभी के समय में कॉपीराइट जो करते हैं उनका ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू जो अच्छा से लिखते हैं, जो बोलते हैं। अगर देखते हैं यहाँ पे जेंडर का भी बहुत फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं जिस जगह पर हूँ आज मेरे 100 पोस्ट होने वाले हैं, मगर वो सपोर्ट नहीं है। युवा वो रुचि नहीं रखता है, या रुचि रखता है तो सपोर्ट नहीं कर सकता है कला को। वो खुद ही ना खुद ही एक भेदभाव में उलझ कर रह जाता है कि करें या ना करें, कर दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। उसका रुचि नहीं है इन सब चीजों में, वो नहीं सुनना चाहती ये सब चीजें। तो इसकी कला से वजह उनका कोई आपको क्या संबंध नहीं है। लगता है? वजह लगता है आजकल के, मतलब हम लोग जैसा देख रहे हैं समाज में, जो अश्लीलता है वो काफी बढ़ चुकी है। लोगों के जो दिमाग में है वो अश्लीलता भर चुकी है। लोग आपके कला को नहीं देख सकते हैं। उन्हें चाहिए कि कुछ मसाला टाइप की, हाँ कुछ अच्छी कॉमेडी हो या कुछ अलग प्रकार का व्यंजन चाहिए, जो हम लोगों के लिए उचित नहीं है, या हमारी मानसिक शारीरिक किसी भी स्थिति से वो सब चीजें सही नहीं है। उन लोगों को वही चाहिए। हमारे तो युवा ऐसे तो एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिसका कोई
उद्देश्य नहीं है। हम आज संस्कृत जैसे भाषा को गँवा चुके हैं। आज हम हिंदी जैसे भाषा को अब गँवाने की स्थिति पर आ चुके हैं। अगर हम लोग इसको गँवा देंगे, तो एक दिन हिंदी भी हमसे जाते-जाते यही कहेगा कि ना हुआ नसीब करारे जहाँ, होशे करार भी अब नहीं, बहुत किया तेरा इंतज़ार भी अब नहीं। और वो पल हिंदी के आखिरी पल होंगे, संस्कृत के आखिरी पल होंगे और हम लोग इंग्लिश पर शिफ्ट हो चुके होंगे, हम लोग अलग भाषाओं पर शिफ्ट हो चुके होंगे और कला का उस समय कोई सम्मान नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो समय में जो विलुप्त हो रही है साहित्य, क्योंकि साहित्य को हमारे भारत में कहे या पूरे विश्व में एक स्तंभ माना जाता है, साहित्य से ही हमारा जीवन चलता है, हमारा समाज चलता है। तो अगर युवा साहित्य में रुचि नहीं रख पा रहे हैं और वो इतनी तेज़ी से विलुप्त हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे क्या हम लोग ऐसा करें जिससे युवाओं के अंदर साहित्य के प्रति रुचि बढ़े? मेरा मानना है कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहला कदम होता है प्रयास। अगर हम प्रयास कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को प्रयास करने से सफल बना सकते हैं, मेरा मानना है। अगर हम लोग प्रयास ही नहीं करेंगे तो कदम बढ़ाएँगे ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? सबसे पहले हमें सुनना होगा, साहित्य को समझना होगा। साहित्य कहना क्या चाहता है? कितनी सरल भाषा में कितनी बड़ी-बड़ी बातें बोल जाता है साहित्य। जैसे कि जिया मस्कुर साहब कहते हैं कि लोग लोग हमको उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रह जाएगा पंखे से। बताइए कितनी गहरी बात है बस 2 लाइनें में बोली गई हैं। युवाओं को ये समझना होगा कि जो बातें एक पूरे फ़िल्म में आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो बस 2 लाइनों में जो व्यक्त हो जा रहा है, वही तो साहित्य है। असली साहित्य वही है जो क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को बहुत स्मॉल चीज़ों में लाकर खड़ा कर दे। पूरे प्रेम को डेफ़िनिशन में मात्र 4 लाइनों में अगर कहा जाए व्यक्त करने के लिए और बहुत ही शुद्ध शब्दों में व्यक्त किया जाए, तो क्या है प्रेम? प्रेम वो जो शुद्ध है, प्रेम वो जो धैर्य है, प्रेम वो जो है अटल, प्रेम वो जो कृष्ण सा। प्रेम शब्द ही है अपूर्ण तो प्रेम कहाँ से सफल होगा? तुम सब्र करो ये प्रेम है, तुम्हें आज नहीं तो कल होगा। अंतर्मन निश्चल होगा, एक मनुष्य संसार तुम्हारा, तुम उसकी ही बनना चाहोगी। तुम्हें आभास नहीं उस घटना का, वो अंतर मन में कब होगा। तुम सब्र करो ये प्रेम है, तुम्हें आज नहीं तो कल होगा। ये लाइनें पूरी फ़िल्म में भी अगर आप दिखाना चाहें तो नहीं हो सकता है, ये सब साहित्य के माध्यम से ही हो सकता है। और ये एक कलम की जादूगरी है कि लंबी-लंबी चीज़ों को 2 लाइनों में कैसे समेट कर व्यक्त कर दिया जाता है। ये कलम की जादूगरी है और ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और कोई भी शायर और कवि जो है वो बचपन से नहीं होता है। अगर हम प्रयास करें, तो हम बन सकते हैं। हर एक चीज़ पॉसिबल है। जस्ट ट्राई कि हम लोग जिस दिशा में लेके जा रहे हैं देश को, उस दिशा में ना ले जाके हम लोग अश्लीलता से हटकर हम लोग साहित्य की तरफ कदम बढ़ाएँ, तो हमारे पास अभी भी उचित समय है कि हम लोग हिंदी को बचा सकते हैं, संस्कृत को बचा सकते हैं और बहुत ही साहित्य को हम शानदार लोग भारत में जवाब वापस ला सकते और बिल्कुल आपने अपने उत्तर में काफ़ी प्यारी-प्यारी पंक्तियों का भी दर्शाया है। तो इसका पता चलता है कि आपने कई सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो हमारे युवाओं को अगर आप सजेस्ट करें कुछ ऐसी पुस्तकें जिनको पढ़ के उनको प्रेरणा मिले और वो साहित्य में रुचि रखें, तो आप कौन-कौन सी बुक उन्हें सजेस्ट करेंगे? हैं। बुक सजेस्ट करूँ या ना करूँ, मैं शायर हूँ, तो शायरों को सजेस्ट करूँगा। आप बिल्कुल, अहमद फराज को सुनें, आप सुनें जॉन एलिया को, आप सुनें जिया मस्कूर को। अगर इन्हें आप सुनते हैं, अगर आप इन्हें एक दवाई की तरह लेते हैं, हर एक रोज़ अगर आप इनकी कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं, तो ज़िंदगी जीना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। आजकल लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना ऑप्शन तो नहीं है। आप जितने भी दुःख हैं उसको कलम से निकाल कर ऐसे फेंकिए कि आपका दुःख लोगों के दुःख से मैच कर जाए और वो आपके दीवाने हो जाएँ। आप उन सभी दुःखों को कलम से निकाल कर और फेंक सकते हैं कॉपी पर, जिसकी ये दुनिया दीवानी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, उसको सही जगह पर उन पावरों को यूज़ किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से समाज बदल सकता है। वी नीड टू चेंज आवर कल्चर, वी नीड टू चेंज आवर एनवायरनमेंट। हम लोगों को ज़रूरी नहीं है फांसी लगाने की, अगर दुःख है तो हम व्यक्त कर सकते हैं। पारिवारिक दुःख है, हम व्यक्त कर सकते हैं। हो सकता है हमारे व्यक्त करने से अगले 4 लोग हैं जो फांसी लगाने वाले होंगे, वो बच जाएँ हमारे दुःखों को पढ़ के कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या हुआ। बिल्कुल। अगर हम सजेस्ट करेंगे जॉन एलिया सुनिए, अहमद फराज सुनिए,
जिया मस्कूर सुनिए, ये तीनों मेरे रोल मॉडल रहे हैं और कान्हा कम्बोज भारती ये तो ज़रूर ही सुनिए। तो बातचीत तो काफ़ी होती रहेगी। हमारे श्रोता की डिमांड आ रही है कि आप बहुत अच्छे शायर हैं, तो कुछ हो जाए जी, हमारे श्रोताओं के बीच। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी पंक्तियाँ कहने का ये अवसर दिया। मैं आज एक गज़ल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप इस गज़ल को ध्यान से सुनेंगी, तो ज़रूर ही आपके दिलों में एक जगह बन जाएगी इस गज़ल के लिए। ये मेरी सबसे फ़ेवरेट गज़लों में से एक है। गहरी लाइनें हैं, गौर से सुनिएगा कि फूल झर गए जो किताबों में रखे थे, फूल झर गए जो किताबों में रखे थे, नशा उतर गया जो शराबों में रखे थे, मुमकिन है कि मिले फिर गाहे-गाहे, मुमकिन है कि मिले फिर गाहे-गाहे, मगर मुमकिन नहीं कि फूल के खुशबू किताबों में मिले। याद आएँगे वो पल रफ्ता-रफ्ता, मुमकिन है बीत गए जो पल यादों में मिले। सोचता हूँ अभी सोचता हूँ अभी कि पूछ लूँ तुमसे कि तुम खुश तो हो? हो सकता है अब ऐसे सवाल फिर कभी ख्वाबों में मिले। दर्द है मगर कह तो नहीं सकता, दर्द है मगर कह तो नहीं सकता, रोने से मेरे वो वापस तो नहीं आ जाएगी। दर्द है मगर कह तो नहीं सकता, रोने से मेरे वो वापस तो नहीं आ जाएगी। छोड़ कर मुझको वो भी खुश ना होगी, मगर सुधार कर गलती वापस तो नहीं आ जाएगी। सोचता हूँ गिर जाऊँ उसके पैरों में, सोचता हूँ गिर जाऊँ उसके पैरों में, मगर नहीं रखे मेरे फूल उसके बालों में मिले। कोशिश तो की लबों ने बहुत, मगर नहीं कोई जवाब किताबों में मिले। गिर जाऊँ उसके पैरों में, शायद अब ऐसे भी ख्वाब सितारों में मिले। सितारे और जुगनू अब भी तेरा तलाश करते हैं, तू कहाँ है ये पूछ-पूछ कर परेशान करते हैं। अब क्या बताऊँ कि तेरा मिलना भी फिर किसी जन्म की किसी जवानी में हो, तेरा ज़िक्र अगर किसी किताब की किसी कहानी में हो, तो फिर उसी कहानी के एक पेज पर, उसी घर के एक मेज़ पर सारे जवाब मेरे एक लिफ़ाफ़े में मिले। सितारे और जुगनू को भी शायद फूल की खुशबू अब गुलाबों में मिले। शानदार! बिल्कुल, बहुत ही गहराई है इस गज़ल में और इतनी प्यारे शब्दों का चयन, इतने प्यारे तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया है कि क्या कहें। वाक़ई मतलब कैसे कह सकते हैं कि युवा रुचि नहीं रखते। आप खुद भी एक युवा हैं और इतनी गहराई भरी गज़लें आप लिख रही हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेरणा नहीं है, ये एक होता है ना, जनरेशन बाय जनरेशन एक सौंपी गई गिफ्ट है जो मुझे भी मिली है। मेरे जो बाबा जी थे वो भी कविताएँ लिखा करते थे, जो मेरे पिताजी हैं वो भी कविताएँ लिखा करते हैं, मगर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए या वो अपनी पंक्तियाँ को दुनिया के सामने रखने में वो रुचि नहीं दिखाए। मगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ, वो लोग रिलेट करें, लोग पढ़ें और लोग सोचें कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मेरी कहानी है, ये अपने शब्दों में बयाँ कर देता है। यही मैं चाहता हूँ कि मैं जो लिखूँ, वो लोगों के दिलों तक जाए और लोग उसे समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस बीच मेरे मन में 2 सवाल आपके लिए आ रहे हैं। पहला सवाल मेरे लिए ये रहेगा कि आपके अंदर ये कब लगा आपको कि जी। मुझे से शायरियाँ लिखना चाहिए और मैं उन भावनाओं को दर्शा सकता हूँ? मेरा मानना ये भी है कि शायर बना नहीं जाता, वो कब आप बन जाते हैं ये खुद भी आपको पता नहीं होता है। पंक्तियाँ आप लिखना शुरू करते हैं, शुरू करते-करते कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो दिलों को छू जाती हैं। वो एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते हैं, मगर जब मैं 2 साल पहले जब मैंने पहली बार शायरी लिखने के इरादे से नहीं उठाया था, बस लिखा था। एक कॉपीराइट किया था और उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा मैं खुद से भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लिखने की कोशिश की और आज 2 सालों बाद लगता है कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ या मैं अच्छा लिख सकता हूँ। बिल्कुल, वो तो आपकी रचनाओं में, आपकी बातों से हमें पता चल रहा है।
दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा, जैसा आपने बताया कि आपके दादाश्री और पिताश्री दोनों ही साहित्य में रुचि रखते थे और वो लोग कविताएँ लिखते थे, लेकिन ज़िम्मेदारियों के कारण वो कभी अपनी प्रतिभाओं को दर्शा नहीं पाए। तो आप भी एक युवा हैं, एक लड़के हैं और एक लड़के पे शुरू से दायित्व होता है परिवार का, अपने आगे के वैवाहिक जीवन या अपने करियर को लेके। तो आपको क्या लगता है कि जी, ऐसे सिचुएशन में क्या कोई लड़का साहित्य में रुचि रखता है तो वो दर्शा पाएगा? अपनी प्रतिभाओं को लोगों के बीच पहुँचा पाता है वो सही एकदम, से? एकदम, एकदम, एकदम दर्शा सकता है। मेरा मानना है कि जिस चीज़ को आप खोना चाहें ना, उसे आप खो देंगे। मगर आप जिस चीज़ को पाना चाहें, वो किस्मत भी चाहे कि वो छीन ले आपसे मगर वो नहीं छीन सकता है। वो हुँ, आप पे डिपेंड करता है, वो कर सकता है। अगर हम लोग इस साहित्य को अगर एक लड़की की नज़र में देखें और एक आदमी है जो उसने खो दिया है, तो उन पर 4 पंक्तियाँ हैं कि खोकर मैंने उसे क्या ही पा लिया, खोकर उसे मैंने क्या ही पा लिया, हुँ, क्या ही पा घरवालों लिया। की इज़्ज़त बचाकर मैंने क्या ही पा लिया, इससे अच्छा होता कि हम बदनाम होकर उसी के हो जाते, इसके होकर, उसके होकर, सबके होकर, हमने क्या ही पा लिया। बिल्कुल। तो अगर यहाँ हम जैसे साहित्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर कितनी रुचि है और आप उसके प्रति कितने समर्पित हैं। हर क्षेत्र की बात हो रही है, सिर्फ़ साहित्य की ही बात ना हो, हर एक क्षेत्र के लिए आप जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे, आप उसको उतना जल्दी पालेंगे। तो सबसे बड़ी बात है आपके अंदर कितनी आपकी इच्छा शक्ति है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। तो चाँद जी से बड़ी ख़ास बातचीत में हम लोग जी, बहुत कुछ जान रहे हैं। तो चाँद जी, आप तो शायर हैं और इतनी बेहतरीन शायरी कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों का भी है कि एक और गज़ल हो जाए हमारे बीच। जी, एकदम जैसा आप कहें बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से अपनी कुछ पंक्तियाँ कहने का अवसर दिया। बस कुछ समय मुझे दें ताकि मैं अपनी अच्छी से अच्छी गज़ल बिल्कुल, आपके बिल्कुल। सामने पेश आप कर सकूँ। बिल्कुल, आप अभी तो शब्दों का भंडार लेकर आए हैं और कविताओं और गज़लों का तो आपके पास भंडार होगा और हम और हमारे दर्शक दोनों एकदम बेसब्री से आपकी रचनाओं को सुनना चाहते हैं क्योंकि आपका जो अंदाज़ है बोलने का या फिर लिखने का, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। इस उम्र में आप इतना बेहतरीन लिख रहे हैं और हमारे पास प्रश्नों की सूची तो बढ़ते जा रही है क्योंकि हमारे तमाम श्रोतागण आपके लिए प्रश्न हमें भेजते जा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम प्रश्न भी करते रहेंगे। अभी आप एक रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है आदरणीय। तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं अपनी गज़ल पेश करना चाहता हूँ अब। बिल्कुल, धन्यवाद। तो गज़ल कुछ इस प्रकार थी कि समय पर है कि समय को कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। तो उसी बिल्कुल। पर कुछ गज़ल का पहला मतलब ये है कि समय की टिक-टिक थमती ही नहीं, लाख मेरे समझाने पर, खुश रहेगी बेवफ़ा वो, मेरे लौट के वापस जाने पर। जानते हो चाँद, जाने के बाद मेरे, ये ज़ोर-ज़ोर से मुझे पुकारेगी। सोच ज़रा हाल उसका क्या होगा, जब महबूब कहीं पंखे से उतारेगी। टूट कर दिल जब उसका बिखर चुका होगा, जब उसको मेरी याद ज़ोर-ज़ोर से सताएगी, ढूँढेगी आँसू दाब-दाब और जब खुदा से मेरे पास आने की फरियाद लगाएगी, तब तब मैं भी कहूँगा, सुन ऐ मेरी लैला, ये महबूब अब तेरी है, इसका कोई बसेरा नहीं है, ये तुझे क्या ही दिलाएगा। खाने की जगह ये तुझे दिलासा खिलाएगा, फिर फटे हाल में ये तेरे सूट कहाँ से सिलवाएगा। सुन ऐ मेरी लैला, मुझे माफ़ कर, मुझसे भूल जा, मुझ पे रहम कर, मुझसे दूर जा, मुझसे दूर जा, मुझसे दूर जा। जी, क्या कहूँ जी, चाँद जी आपके लिए, इतने एहसास, इतने भाव हैं आपकी रचनाओं में।
तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि ये एहसास, ये भाव आते कहाँ से हैं आपको? क्योंकि कहा जाता है एक कवि जो भी महसूस करता है, उसे ही रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो ये इन तरह के इस तरह के एहसास आपको क कब से आने शुरू हुए और कब से आपने इसे पिरोना शुरू किया? सॉरी मैम, आपका आवाज़ नहीं आया, बीच में कट हो गया। कोई बात नहीं। आप मैं क्वेश्चन रिपीट चांसी कर ये सकती हैं कह रही प्लीज़? थी जी, बिल्कुल। चांद जी, मैं ये आपसे ये कह रही थी कि वो कहा जाता है ना कि एक कवि अपने आस-पास के वातावरण में या कुछ ऐसा अनुभव करता है, ऐसा एहसास करता है, तभी वो अपनी रचना के माध्यम से कुछ साझा कर सकता है। तो आपकी तमाम रचनाओं में एहसास, भावनाएँ दिख रही हैं स्पष्ट रूप से। तो उस तरह के एहसास, भावना आपके अंदर कब से आना शुरू हुआ और आपने कैसे उसे शब्दों के माध्यम से इसे पिरोया और इतने अच्छे शायर आप बन चुके? मैं मेरा मानना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लोगों के दुखों को समझ सकता हूँ। एक माँ क्या फ़ील कर रही है, मैं ये भी समझ सकता हूँ। एक बहन क्या फ़ील कर रही है, मैं ये भी समझ सकता हूँ। एक प्रेमिका क्या अपने सिचुएशन को कैसे व्यक्त करना चाहती है अपने तरीके से, वो अपने साइड से। एक प्रेमी क्या व्यक्त करना चाहता है अपने तरीके से। मैं उन सभी चीज़ों को बहुत ज़मीनी तौर से देखकर समझ सकता हूँ कि आखिर इस कंडीशन में वो बोलना क्या चाहती है। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों के साथ मैं जो होता है रिलेट करके उस जगह पर खुद को रख के देखता हूँ कि अगर वो जगह पे मैं खुद होता तो मेरे अंदर से कैसे आवाज़ आती। तो बहुत ही वही बात है कि अगर मैं वहाँ पे रहता तो क्या होता? कैसे मैं बोलता उन सब चीज़ों को, मैं कैसे व्यक्त करता? यही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे शायर बनना चाहते हैं तो। जस्ट लाइक कि ज़िंदगी की बात होती है तो आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी भी खेल है जुए का। कोई अपनी बादशाह तो कोई रानी गँवा देता है। मोहब्बत सही भी बात। एक फ़रेब है मेरे यारो, बंदा इसमें अपनी पूरी जवानी गँवा देता है। बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल बहुत ही प्यारा-सा संदेश आदरणीय चाँद जी ने दिया है कि अगर आपके अंदर चाह रहे हैं आप कि हम वैसी भावना या वैसे एहसासों को महसूस करते हुए अपनी रचना को लिखें, क्योंकि एक कवि के लिए सबसे ज़रूरी है एहसास। जो चीज़ आप एहसास करेंगे, जो फ़ील करेंगे, वही आप लिख पाएँगे कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, किसी भी विधा के माध्यम से। तो चाँद जी के द्वारा शब्दों-शब्दों में ही उन्होंने एक जी, बहुत ही अच्छी बात कही कि आप जो भी परिस्थिति को लिखना चाहते हैं, आप ये समझिए उस परिस्थिति में आप स्वयं हैं। जब आप स्वयं को सोच के कविता लिखेंगे, तो आपकी कविता में निखार आएगी। तो बहुत ही प्यारी बातें आपने कम शब्दों में आप बता रहे हैं हमारे युवाओं को। तो चाँद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे युवाओं का प्रश्न है कि हम लोग शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे सारे विषय इंग्लिश में रहते हैं। तो ऐसे में वो हिंदी बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं और जैसा कि आप बहुत अच्छे शायर हैं और गज़लकार भी हैं, तो गज़ल के लिए काफ़िया, रदीफ़ मिलाना और मात्राओं का शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में वो जब लिखते हैं तो उनके अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। जिसके कारण वो ना सही तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं और ना ही कहीं पे दर्शा पाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे युवा साथी हैं वो क्या कर सकते हैं? मैं मैं खुद एक युवा हूँ और मैंने जहाँ से सीखा है मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ईज़ी होती हैं। मनोज मुंतशिर का एक यूट्यूब पर वीडियो आता है, स से शायरी, उसमें गज़ल की हर एक विधा है। आप ए से जेड तक की हर एक चीज़ें हैं उसमें, आप गज़ल सीखना चाहते हैं, आप शायरी सीखना चाहते हैं, आप नज़्म सीखना चाहते हैं, गज़ल क्या है, शायरी क्या है, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। अगर आप एक सच्ची में आपके अंदर लगन है कि आप एक शायर बनना चाहते हैं, आप एक कवि बनना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही कारीगर साबित होगी। और अशुद्धियों का क्या कहना चाहेंगे? अशुद्धियाँ वो कैसे ठीक करें? मेरा मानना है कि अशुद्धियाँ तो जीवन का खेल है, वो आती-जाती रहेंगी। बाधाएँ आएँगी, बाधाएँ जाएँगी। आप लिखते रहें। आपको जब रूल पता चल जाएगा, आपको जब शब्दों का खेल पता चल जाएगा, एक समय बाद आप खुद इतने मैच्योर हो चुके होंगे शायरी में, गज़ल में कि आप लोगों को जब सिखाने लगेंगे तब आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ पे गलत हैं।
और जब आपको खुद को पता होगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, तब आप अशुद्ध नहीं बचेंगे, वहाँ पे आप खुद को शुद्ध कर लेंगे। आप लिखते जाएँ, सबसे पहला बात है आप लिखें। आप जब तक लिखिएगा नहीं, आप अशुद्धियाँ नहीं कीजिएगा। अशुद्धियाँ नहीं कीजिएगा तो आप एक शायर, एक कवि कभी नहीं बन सकते। एक गज़ल बिल्कुल। लिखने के लिए आपको 5 बार गलती करनी होगी, तब एक अच्छी गज़ल आपको तैयार होकर मिलेगी। तो अच्छा, अशुद्धियाँ करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल और गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी सीख है। जब आप गलतियाँ करेंगे, तभी तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे सही भी कुछ करना है और असफलता तो एक जी, पहली एकदम। सीढ़ी होती है ना सफलता की। तो ये तो जी, जी। बड़ी अच्छी बात आपने बताई। चाँद जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि 2021 से जी। आपने शुरुआत की, आपके दादाश्री और पिताश्री दोनों लिखने वाले हैं, दोनों साहित्य में रुचि रखते थे। तो आपने पहली बार जब आप मंच पे कहीं प्रस्तुति दिए होंगे, तो वो जगह कौन-सा था? और आपने जब पहली बार प्रस्तुति दी, तब उस वहाँ के श्रोताओं का क्या अनुभव था आपके प्रति? या आपने वहाँ पे उस कवि सम्मेलन में या किसी भी ओपन माइक शो में क्या अनुभव किया? आपको कैसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे मैं अच्छा लिखता हूँ और सिर्फ़ लिखता नहीं, मैं अच्छा सुनाता भी हूँ? ऐसा आपको कब लगा? मेरा मानना है कि मैं उस समय अच्छा लिखता नहीं था, मगर वहाँ पे जो कवि थे, अच्छे-अच्छे कवि थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि मैं आगे चल के एक सही रास्ते पर जाऊँ। अगर वो सही नहीं होते, तो वो मुझे गलत दिशा में ले जाते। वो कहते कि तुम छोड़ दो, ये सब तुमसे नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कि आप एक अगर सही एनवायरनमेंट में हैं, तो आप एक बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं। आपको अच्छे लोगों को सुनने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे लोगों को सुनने की ज़रूरत है, जो इस क्षेत्र से बिलॉन्ग नहीं करते हैं। उन्हीं को सुनिए, जो शायरी जानते हैं, जो गज़ल जानते हैं। बेतुकी लोगों को, बेतुकी बातों को कभी मत सुनिए। बिल्कुल। तो आपका वो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पे आपने पहली प्रस्तुति दी? और वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? 1 सेकंड, 1 सेकंड मैम, मैं हुँ, बिल्कुल चाँद जी, बताइए आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा पहला अनुभव बहुत ही अच्छा था। मेरा पहला अनुभव था, मैं पहली बार बकैती द ओपन माइक शो में गया, जहाँ पे हर बिल्कुल, एक कवि जो थे, जो श्रोतागण थे, मुझे काफ़ी अच्छे मिले और सभी ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। और उन लोगों के सपोर्ट से आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म की तरह साबित हुआ और जिनकी मदद से मैं मुस्कान केसरी जी से मिला भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो चलिए ये देखिए साहित्य का कोई भी क्षेत्र हो, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है आपके स्वयं की व्यवहार, आपकी काबिलियत। तो आपको क्या लगता है, साहित्य में पढ़ना मुश्किल है या फिर बहुत सरल? साहित्य बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल। अगर साहित्य चीज़ सरल क्योंकि ये थे चांद जी, जिन्होंने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की, बहुत ही प्यारी-प्यारी रचनाएँ हम सभी के बीच प्रस्तुत की। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सत्र में एक नए युवा साथी, एक नए वरिष्ठ साहित्यकार के साथ, जिनकी जीवनी, जिनकी कविताओं को सुन के हम लोग आनंद लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।